नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, बदलाव कुदरत का नियम है। चीज़ें बदलती हैं, समाज बदलता है, हम बदलते हैं, दुनिया बदलती है, सोच बदलती है, रहन सहन बदलते हैं। धीरे धीरे करके बदलाव का जो चक्र है वो चलता रहता है। अब अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत में एक स्थापित मान्यता है, स्थापित संस्कार हैं, स्थापित ये धारणाएं हैं कि जो हमारा बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में हमारी जो संतान हैं वो हमारा देख रेख करेंगी, पालन पोषण करेंगी और हमें उन सारी चीज़ों का, सुविधाओं का ध्यान रखेंगे जितना ध्यान हमने उनका, अपनी औलादों का बचपन में रखा है। और एक बार महात्मा गांधी जी को किसी ने चिट्ठी लिखी कि महात्मा जी, हम फलानी जगह पे एक वृद्धाश्रम का बनाना चाह रहे हैं, बना दिया है और हम आपको उसके उद्घाटन के मौके पे बुलाना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उनको वापस चिट्ठी लिखी कि भाई देखो, ऐसा है, जिस दिन उस वृद्धाश्रम को ताला लगाना हो उस दिन मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि भारत जैसे देश में अगर वृद्धाश्रम खुलने लगे तो फिर धिक्कार है हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी व्यवस्थाओं को। तो उस दौर से लेके इस दौर तक, जहाँ एक आदमी जो कारोबारी था, सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी के साथ आने पे मजबूर होता है क्योंकि उसका कारोबार चौपट हो जाता है और उसकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां अलग अलग घरों में ब्याही गई हैं और उनके पास अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पे आने का समय भी नहीं मिलता है। पहले माँ गई और अब कुछ 2-3 दिन पहले उनके पिता गुप्ता जी का निधन हुआ। तो एक बेटी ने 5100 रुपये ऑनलाइन उनको भेजे और कहा कि ये वीडियो हमारे पास भेज देना। ना वो बीमार पिता से मिलने आ पाई और ना वो अंतिम संस्कार में पहुँच पाई। हो सकता है कुछ मजबूरियाँ उनकी रही हों, लेकिन इसने हमारा जो भारतीय जो ताना बाना है सोसाइटी का, उसको ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। और हर जगह यही चर्चाएं हैं कि देखो कैसे टाइम आ गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अब भी भारत में एक मोटे मोटे अनुमान में 1.5 करोड़ बुजुर्ग अकेले रहते हैं और 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग भारत के वृद्धाश्रम में जीवन काट रहे हैं। 2036 तक 20 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग, हर 7 में से 1 नागरिक जो है वो भारत का बुजुर्ग होगा। तो जब स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी तब ये जो बुजुर्गों की जो स्थिति आज देख रहे हो, ये नॉर्मलाइज हो जाएगी, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की भी, ऐसे मरने वाले बुजुर्गों की भी। तो बदलाव आ रहा है, लेकिन आज के समय पे हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कोई औलादें इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हैं कि पिता उनका गुजर गया और वो आ नहीं पाई। और आप किसी अखबार को उठा के देख लीजिए, देश के किसी एक कोने में कहीं एक बुजुर्ग बंद कमरे में मर जाता है और उनकी औलादों को बहुत दिन बाद पता लगता है। किसी को विदेश में है, वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो अब ये चीज़ें हमें इनको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, समाज में ये जो बदलाव है इसको हम कैसे स्वीकार करें, और ऐसे समय में जब सब अपने अपने कामों में बहुत बिजी हैं, अपने माँ बाप का ध्यान वो किस रूप में रखें, कैसे रख सकते हैं, इस पर आप अपने विचार जरूर रखना। लेकिन आज के दिन हालत ये है कि केवल इस एक घटना ने जो मीडिया में चर्चा में आ गई, पूरे भारत में ये चर्चाएं होने लगी हैं कि बुढ़ापे में हमें माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए या वो कैसे सहूलियत के पात्र हैं। इस पे आप अपने विचार जरूर रखना। त्यागी जी, हाँ जी। हर महीने एक खबर ऐसी आ जाती है कि बेटा विदेश में था और बाप की मृत्यु घर पे हो गई, उसको पड़ोसियों ने कई दिन बाद संभाला। ऐसी खबरें आती रहती हैं। और अभी जो सोनीपत की घटना हुई है, जो गुप्ता जी एक्सपायर हुए हैं और उनकी बेटियां नहीं पहुंच पाई, इस पे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और चर्चाएं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बदलाव आ गया सोसाइटी में, उस पर अभी हम फिलहाल असहज हैं। तो ऐसे समय में जब भारत में बुजुर्गों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 2036 तक तो ये करोड़ों में पहुंच जाएगी, तब क्या सिचुएशन होगी और ऐसे समय में हम सब की क्या जिम्मेदारी बनती है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वो अपवाद स्वरूप हो रही हैं, कोई सिद्धांत रूप में नहीं है, प्रचलन नहीं है इस चीज़ का। और वो इस बात से भी जाहिर होता है कि आप देखेंगे इस खबर के आने के बाद में मैंने कोई ऐसा नहीं देखा सोशल मीडिया पे जो इस बात की हिमायत कर रहा हो, समर्थन कर रहा हो कि अच्छा हुआ है। समाज में ये बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग उसको कोस रहे हैं, गलत बता रहे हैं उन चीज़ों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे समाज की ताकत है और बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह की भावना है। दूसरे इस मामले में पर्टिकुलर क्या हुआ है कि आम धारणा ये है कि माता पिता को कष्ट या तकलीफ जो है वो पुत्र देता है। यहाँ स्थिति भिन्न है। पहली बार आप सुन रहे हैं कि उनकी बेटियां थी 3 और तीनों ने ही अपने आप को उसमें शामिल नहीं किया। अब वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखें तो पुत्र जब इस तरह से करता है तो उसे हम कई बार स्वीकार कर लेते हैं कुछ स्तर पे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके सिर्फ बेटियां हैं और बेटियां नहीं जा रही, जबकि बेटी को लेके धारणा है कि बेटी अपने पिता के बहुत ज्यादा करीब होती है भावनात्मक। बुढ़ापे में कहते हैं कि पुत्र तो ऐसा कर सकता है लेकिन बेटी नहीं कर सकती। और जब हमारे वृद्ध माता पिता के साथ उनके भाई, मतलब उन बेटियों के भाई जो उनके साथ रहते हैं, कुछ ऊंच नीच करते हैं तो बेटियां सबसे पहले ऑब्जेक्शन करती हैं इस बात पे। और वो यहाँ तक कहती हैं कि भाई पिताजी, अगर माताजी आपको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, आपकी ज़रूरतें सही से पूरी नहीं हो रही, तो आप हमारे साथ चलिए। हालांकि वहाँ भी एक अवरोध है हमारे यहाँ कि आप लड़के क्या रहेंगे नहीं, हमारे समाज की संरचना अजीबोगरीब है। लेकिन लड़की हमेशा ये माना जाता है कि वो माता पिता के भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा करीब है और वो उन्हें तकलीफ में, परेशानी में नहीं देख सकती। और ये सच है, ये सच है। लेकिन पहली बार इस तरह का उदाहरण आया तो मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि चलो पुत्र तो नालायक मान ली जाते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? और लड़कियां भी ऐसी जिनकी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई और कसर बाकी नहीं रखी। और ये जो बहाना है कि हम दूर हैं और हम नहीं आ सकते, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, जो आने वाले हैं वो तो अमेरिका और 7 समंदर पार से भी आते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं थे, एक महाराष्ट्र में, एक यूपी में ही थी, मुजफ्फरनगर के आसपास ही थी। एक यूपी में है, एक नेपाल में है, और मतलब कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी। और आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो मृत व्यक्ति का शव है उसको रखने की तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। और अंतिम दर्शन उस समय कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं होता, लेकिन आपने एक श्रद्धांजलि देनी होती है और देखना होता है उसको। वैसे तो धर्मेंद्र जी, आप ये देखिए कि जिस समय व्यक्ति के प्राण निकले मैंने तो खूब हमने देखा सुना है, तो एकदम वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कोई नहीं रखना चाहता जी। यानी बेटे और बेटियां और जो रिश्तेदार हैं वो भी कहते हैं बॉडी नहीं आई क्या, अगर अस्पताल से नहीं आ रही, या कहीं वो बॉडी आ गई क्या, मतलब बॉडी में कन्वर्ट हो गया। तो रिश्ते नाते उसी समय सारे के सारे टूट जाते हैं, है ना। और एक वो गाना भी है बड़ा मशहूर है 60 के दशक में कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और उसमें कहता है कि होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन तू बच ना पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। तो जीवन की विडंबनाएं हैं ये। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि उसकी जो आमतौर पर कहते हैं ना, वो मिट्टी सुंघवा देना, मतलब मिट्टी की वीरान माटी ना हो। ये हर माता पिता की, हर बूढ़े व्यक्ति की इच्छा होती है। और उसी को सम्मान देने के लिए और कुछ एक नैतिक दबाव भी होते हैं, सामाजिक दबाव भी होते हैं, तो कोई इस तरह की हरकतें यहाँ कर नहीं पाते। और हम आम तौर पे तुलना करते हैं पश्चिमी सभ्यता की और पूर्वी सभ्यता की अपनी, और हम इसमें बहुत हम आगे थे। हम उनको गालियाँ देते थे कि उनकी यहाँ चीज़ें नहीं है, जबकि सच इसके विपरीत है। वहाँ तो बच्चे को प्रारंभ से ही 18-19 साल की उम्र में निकाल दिया, उसके बाद वो अपना घर बनाता है, उसके बाप का घर अलग होता है, और अगर उसके बाप का बाप भी जिंदा तो उसका घर अलग है। लेकिन उन रिश्तों में एक मिठास है, वो कड़वाहट नहीं, इतनी नहीं है कि आप उसके संस्कार पे भी नहीं जा पाओगे। तो भारत के साथ विडंबना ये है कि हम अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहे। और आपने कहा ना कि भाई भारत देहाती है और अजीब संस्कृति है। असल में क्या है कि भारत में भी एक पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आ गया। पूरे यूरोप की भी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने हमारे इस मानसिकता के लोग हैं, जिनके लिए पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारी चीज़ें गौण हैं। और वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं लोगों कि विदेश वाला तो, जैसे मैंने बताया, वहाँ तो सिर्फ धारणा है, यहाँ तो वास्तव में हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। और जैसा आपने बताया कि बूढ़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ेगी और तब ये शेल्टर भी बनेंगे। शेल्टर तो बनेंगे, अभी भी बन रहे हैं। अभी ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे जो गुप्ता जी थे,
और इन्होंने तलाश किया होगा कोई अच्छा, सोनीपत में कोई अच्छा है वृद्धाश्रम, है ना। आदमी आमतौर पे, मैंने एक चीज इसमें, और मेरे काफी बुजुर्गों से वृद्धाश्रम में बात हुई है, एक्चुअली वो इंटर स्टेट ही आते हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर अपने स्टेट में रहेंगे तो वहाँ कोई ना कोई जानकार टकरता रहता है उनको, जो उनको ये याद दिलाता रहता है कि तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम अलग। तो ज्यादातर बुजुर्ग आप देखोगे तो वो स्टेट बदल के दूसरे वृद्धाश्रम में जाते हैं। इसके पीछे ये कारण हो सकता है, ये लोकलाज वाली बात होगी। हाँ जी। तो अभी भी जो भारत में 60-65% लोग जो गांव में रहते हैं, वहाँ स्थिति नहीं है। गांव में आज भी बुजुर्गों की स्थिति शहर के मुकाबले काफी अच्छी है। एक चक्कर क्या है, महानगरों में, ऐसी जगहों में हम एक दूसरे से अपरिचित हैं, तो एक जो सामाजिक दबाव बनता है ना, वो हमारे सामने नहीं रहता। कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया हैदराबाद में या चेन्नई में रहता है, उत्तरी भारत का, और वहाँ किसी भी तरह का आचरण करे तो उस पर वहाँ का समाज तो क्या कहेगा। तो एक जो ये पहचान वाला संकट है, इसकी भी एक बड़ी भूमिका है। और ये समस्या तो गंभीर होती जाएगी लगातार। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारे समाज की यही है कि ऐसी चीज़ों को हम कंडेम कर रहे हैं बुरी तरीके से, और इससे एक रोक भी लग रही है कि जिस तरह की बात सोच भी रहे हो अगर नई पीढ़ी के लोग, तो उन पे भी एक तरह का अंकुश लगता है। आप ये देखिए, पंजाब से हमारे NRI सबसे ज़्यादा जाते हैं और बहुत संपन्न लोग हैं। उन्होंने अपने जो माता पिता हैं बूढ़े, उनके लिए बिल्कुल 5 स्टार वो बनवाने शुरू कर दिए हैं जी। ऐसे मतलब शेल्टर हाउस हैं जहाँ तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो उसे मैं कोई बहुत बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। और ओल्ड एज की, सीनियर सिटीजन्स की जो केयर ऐसी जगहों पे हो जाती है, वो कहीं नहीं हो सकती। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे उनको हम उम्र लोगों का साथ मिलता, वो अपनी चीज़ें, अपनी ग्रीवेंसेस शेयर कर सकते हैं। जबकि एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने परिवार में, वो अपनी चीज़ें घर में नहीं बता पाता क्या, और घर वाले लोग उनकी ज़रूरतों को समझ ही नहीं पाते, या उस इंटेंसिटी को नहीं समझ पाते कि कितना है। तो ये चीज़ें, संपन्नता के साथ में चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन जो संपन्नता का तकाजा ये भी है कि उसके पीछे आपका ये लक्ष्य हो कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलें और आप उनसे संवाद न तोड़ें। आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है कि लगातार आप वीडियो कॉल के माध्यम से उनके संपर्क में रह सकते हैं, और वो कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ ये एहसास चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी फिक्र करते हैं। भाई इस उम्र में क्या खाएंगे, वो क्या चाहिए उनको सोना नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इससे उनकी आत्मा को एक तसल्ली मिलती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए फिक्रमंद हैं, चिंता कर रहे हैं। हालांकि उस चिंता से कुछ होने जाना है नहीं। तो ऐसे में कोई बहुत छोटी सी जिम्मेवारी हम बुजुर्ग हमारे हवाले कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बड़ा। और ये उनका जो कर्ज है उसका एक अंश भी नहीं है, 1000वां क्या 20,000वां अंश भी नहीं है, जो उन्होंने हमें दिया है, हमारी परवरिश में लगाया। तो इसको लौटाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन बुजुर्ग घर में होते हैं ना सर, हाँ, एक आत्मबल रहता है अपने आप में। जैसे मैं अब कहीं घूम के आ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है घर में माँ बाप हैं, तो मैं मतलब फ्री हूँ इतना। और क्या बदले में क्या लेते हैं माँ बाप? कुछ भी नहीं देते, ही देते रहते हैं। हाँ। तो अगर कोई रख सकता है अपने साथ बुजुर्गों को, तो उसको तो रखने ही चाहिए, और रख ही रहे होंगे लोग। देखिए, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि 2015 में जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो अच्छी आयु थी उनके, 90 पार कर चुके थे। और मेरे साथ जो घटित हुआ मानसिक स्तर पर, वो मैंने किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन मुझे हमेशा ये रहा कि एक जो साया था मेरे ऊपर, वो उठ गया। और उस दिन मैंने शायद फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी, बहुत लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि आज मैं अनाथ हो गया हूँ। तो इतना बड़ा साया, इतना बड़ा आशीर्वाद उनका रहता है, वो आपके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन ये संबल बना रहना कि कोई है जो। मजे की बात यह है कि अगर आप कष्ट में होंगे, वो बूढ़ा आदमी भी 90 साल का आपकी परेशानी को हल करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा किसी भी तरीके से। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बच्चे कहते हैं कि भाई ये परेशानी है, बेटा चिंता मत कर, खेत बेच दूंगा तेरे लिए। वो खेत जिससे सारी जिंदगी उसका एक इमोशनल अटैचमेंट रहा, या मकान बेच दूंगा तेरे लिए, यार खुद बिकने के लिए तैयार बैठे। तो ये फीलिंग आप कहाँ से लाओगे? तो भारत में हमारे संस्कारों में ये सारी चीज़ें हैं। और खुशी की बात यह है कि मेजॉरिटी का इक्का दुक्का इस तरह के केसेस आएंगे और आगे शायद भविष्य में बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे जो एक पुश्तैनी सोच हमारे दिमाग में है, उसको अभी मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। और आप अगर भारत की आबादी के हिसाब से देखो सर, 150 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोग वृद्धाश्रम में हैं। हाँ, ये मतलब अगर संख्या के हिसाब से बहुत थोड़ा है सर ये। हाँ। और दूसरे जो हमने कई बार चर्चा की ना कि नई जनरेशन का सारा फोकस इस पे है कि हमें स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और किन से चाहिए?
माँ बाप से चाहिए, माँ बाप और से किससे चाहिए ना। उनकी डिमांड क्या है? वो ये चाहते हैं कि बच्चे अधिकतम समय हमारे साथ गुजारें। जा रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है? उनको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उनको अच्छा लगता है कि जब बेटा भी हमारा कितना भी थका हुआ 7 बजे 8 बजे आता है तो कुछ देर हमारे पास बैठ के हमसे बातचीत कर ले। और अगर हम इतना भी नहीं दे पाते तो हम क्या देंगे? ज़्यादातर इश्यूज ये भी क्रिएट हो रहे हैं शहरों में, मैंने देखा है सर, क्योंकि चूंकि मैं मतलब मेरा सबसे प्रिय काम है बुजुर्गों से बातें करना। जी जी। तो बहुत सारी जगह पे प्रॉपर्टी के इशू खड़े हो जाते हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि माँ बाप इस प्रॉपर्टी का निदान अपने समय रहते कर जाएं, और अगर औलादें 2 या 3 हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर उनमें ये प्रॉपर्टी को लेके इशू रहते हैं, और उसमें माँ बाप खलनायक बन जाते हैं जी। क्योंकि माँ बाप ये नहीं चाहते कि समय रहते प्रॉपर्टी, मतलब वो उनको ये लगता है कि अगर सब इनके नाम करवा दिया तो पता नहीं सब लात मार दें क्या, कुछ मतलब विश्वास नहीं रहता। तो प्रॉपर्टी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है, और ये धारणाएं हमारे यहाँ है और वो अपने अनुभव से बताते हैं। जब बूढ़े लोग ये सुनते हैं कि फला आदमी के साथ उसकी औलाद ने ये किया है तो वो सतर्क हो जाते हैं। तो उनके दिमाग में चीज आती है, और ये बताया भी जाता है। एक वृद्ध आदमी को और लोग भी सलाह देते हैं कि अपने जीते जी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करना, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करना। और सरकार भी इसको लेके इतनी गंभीर है कि उसने एक योजना चला रखी है कि अगर माँ बाप के नाम बूढ़े उनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो बैंक में उसको बैंक ले लेगा और आपको पैसे दे देगा जितनी आपकी ज़रूरतें हैं या उससे ज़्यादा भी। और जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो आपके बच्चों को बुलाएंगे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी ये है इस तरह की, और हमारे पैसे काट के इतनी बनती है, आपका पहला हक आप लेना चाहते हैं तो ले लो, नहीं तो हम इसको ऑक्शन कर देंगे। यानी सरकार या जो बैंकिंग सिस्टम है उसने भी इस तरह की योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल सच में धारणा है कि हमारे, और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई मैंने तो तय किया बच्चे कभी भी लेने प्रॉपर्टी नहीं किए, ये उनको लोग समझाने आते हैं कि ये गलती मत करना कभी भी। समझाते हैं। मैं जैसे सुबह घूमते हैं ना बहुत बुजुर्ग, तो समझाते हैं सारे पैसे मत निकाल देना। बच्चों को ये लगता है कि बहुत जायदाद माँ बाप के पास है, करोड़ की जायदाद है, और ये इसको हम अगर कन्वर्ट कर लें, उनके पास बहुत तरीके होते हैं, योजनाएं होते हैं कि हम इसको 1 करोड़ को 10 करोड़ कर देंगे, 20 करोड़ कर देंगे। माँ बाप ये मान के चलते हैं कि 1 करोड़ के 5 लाख बनाएगा। जनरेशन गैप है जी, जनरेशन गैप है। चूंकि वो बच्चे सिद्ध भी नहीं कर पाए कि हमने कुछ किया। देखिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर कोई माता पिता की बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के अपने आप को अमीर बना लेता है फिर माँ बाप की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे इतने लायक हैं कि वो 10 रुपए के 100 रुपए बनाने की क्षमता भारत में बच्चे कभी माँ बाप की नजर में इतने लायक बनते ही नहीं है जी। देखिए विश्वास नहीं रहता। एक समस्या क्या है धर्मेंद्र जी कि माँ बाप अपने आप को बच्चों के सामने कभी खोलते ही नहीं, वो बात ही नहीं करते। वो ये मान के चलते हैं कि तुम्हारी समझ में जो आ रहा है समझते रहो, है ना। वो ये चीजें आपने कभी देखा फैमिली में झगड़ा हो तभी बैठते हैं इकट्ठे, कभी सामान्य स्थिति में हंसते खेलते उन चीजों का समाधान नहीं ढूंढते कि अब क्या है। और लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिन चीजों का समाधान करता भी है कि अगर 3-4 किसी के पुत्र हैं तो वो अलग अलग व्यवस्थाएं करनी शुरू कर देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कम्युनिटीज हैं जैसे एक बेटा शादी होगी तो उसके लिए वो घर बनवा के अलग कर, चाहे एक कमरा ही अलग से दे दें तो उसको स्पेस भी दे देंगे और उसका धंधा भी खड़ा करवा देंगे। और कई बार क्या होता है माता पिता में अगर बच्चे कई हैं ना तो किसी खास बच्चे को वो ये मान के कि आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है या इसके पास जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं तो उस पर एक वो अतिरिक्त स्नेह दे देते हैं। और वो स्नेह जो है नज़र रखने वाले तो बहुत हैं, वो छुप नहीं सकता। तो जो और हैं सिबलिंग्स हैं उनके जो और बच्चे हैं उनको ये लगता है कि इनका व्यवहार ए के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट है, बी के प्रति ए के प्रति नहीं है। और ये समझाने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, भाई तेरे साथ तो बहुत जस्टिस हो रहा है और देख उसके साथ कितना हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब चूंकि मैं इस उम्र से गुजर रहा हूँ मुझे पता है कि आप बच्चों में भेद नहीं कर पाते, आमतौर पर नहीं होता, कहीं अपवाद स्वरूप हो जाए तो हो जाए तो। लेकिन एक कोना ऐसा जरूर रहता है कि अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर रह गया तो उसके लिए एक एडिशनल चाह तो होती है कि ये कमज़ोर ना रहे। और कितना सोच रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये कमज़ोर ना रहे, तो ये सोच तो अच्छी बात है। और इस पर जो प्रतिद्वंदी हैं प्रतिस्पर्धी हैं उनको खुश होना चाहिए इस बात को लेके। तो ये समाज से जुड़ी या बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं प्रॉपर्टी को लेके ये चीज़ें,
और इनके निपटारे अब होने भी लगे हैं समय से। और जब उनको, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये एक भी सरकार की जिम्मेदारी है बूढ़े लोगों की, उनको पेंशन मिलती है, सारी चीज़ें, पेंशन का सिस्टम यहाँ भी शुरू हुआ। और यहाँ तो इतना है कि ऐसी कई उदाहरण है, जब पेंशन मिलने लगी बूढ़ों को तो उनका सम्मान बढ़ गया घर में। है, अगले की पावर है। मान लो तो ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन शुरू की, वो किस लिए की थी सर? ऐसे ही की थी, बेटी आ गई। हाँ बिल्कुल। तो माँ बाप को 10 रुपये देने के लिए भी मुंह देखना पड़ता था। अब इनकी जेब में 3000 रुपये हैं, तो ये अपना बेटियों पे खर्चा कर सकते हैं। इससे एक संदेश साफ है ना कि अगर माता पिता आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। और देखो जो नौकरी ऐसा होना चाहिए, जिनको पेंशन मिलती है, पेंशन है या जो उनका प्रोविडेंट फंड है, जो एक मुश्त राशि उनको मिलती है, उस पर उनको अपना अधिकार रखना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसमें तो हर आदमी यही सलाह देगा। लेकिन कोई भी रिश्ता इस हद तक कड़वाहट ना भर दे कि आप उसके अंतिम संस्कार तक पे भी, जहाँ हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि 2-4 कदम तो दुश्मन भी गवारा करते हैं, जहाँ ये अपेक्षा की जाती है कि जो शत्रु है उसकी भी शत्रुता खत्म है उसी पल, जो चला गया उससे क्या शत्रुता है, कोई कड़वाहट नहीं है। तो वो लोग भी आते हैं और चलते 2-4 कदम तो गैर भी, अगर जिस दिन आदमी की मृत्यु हुई सारी दुश्मनी खत्म हो, हाँ सारी खत्म हो जाती। तो इस तरह की हमें इसमें एक बस संतोष करने वाली बात यह है कि बेशक हालात कितने ही हो, अभी भारत के जो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के गांव और भारत के गरीब, ये हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखे हुए, इन्होंने बचा रखा। गांव में कितना ही गरीब बुजुर्ग हो सर, चाहे उसके औलाद हो ना हो, वो बिना रोटी के या देखभाल के नहीं रहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गांव में जो बूढ़े लोग हैं वो अकेलेपन का शिकार उतना नहीं है जितने शहर के लोग। शहर वालों को ये भी डर रहता है ना सर, कोई लूट मार करके, मतलब जेल है ये इनके लिए घर। हाँ, जो शहर एक जब देखे ना, किसी ने अगर 60 साल 70 साल का जीवन गाँव में गुजारा है उस परिवेश में, तो उसे परिवेश से प्रेम हो जाता है, लोगों से उतना नहीं होता जितना सराउंडिंग से होता है। तो मतलब जो शहरों में जिनके बच्चे सेट हैं, उनके माता पिता जब गांव से आते हैं तो वो 1-2 दिन में बोर हो जाते हैं। वो बच्चों से बोर नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं चलो वहीं चलो, क्योंकि मन वहां लगता है। तो मन के स्तर पे ही तो बुढ़ापा चलता है सारा का सारा, मन ही तो है उनके पास में। सही बात। तन तो जवाब दे चुका। और उन भावनाओं का अगर पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैंने तो ये देखा, एक्सेप्शनली कोई बहुत ज्यादा भी पढ़े लिखे ही हैं। ये जो पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल रहा, अरे ये और अपनी जीवन में मस्त हैं, और मेरे ख्याल से ये जो हमारी संस्कृति का जो ज्ञान है वो भी इनको नहीं पता। अब हमें रामायण के रूप में या महाभारत के रूप में चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो उसमें एक आदर्श पुत्र भी है, एक आदर्श पिता भी है, तमाम आदर्श उसमें चरित्र चित्रण हो रहा है, लेकिन उसका भी एक लंबे समय तक असर हम लोगों पर रहता है। वही हमारे समाज की शक्ति है, लेकिन उसको भी हम उस पर सवाल उठाने लगे। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो दशरथ की बेवकूफ़ी की बात करते हैं, है ना, व्यू पॉइंट है सर उनका, है ना। और वो राम अभी की सिचुएशन में होता तो राम भी जाने से मना कर देता और दशरथ ये बात कहता। वो कहते हैं कि राम बोले कि चलो राम को तो साथ है, लेकिन लक्ष्मण ने क्यों एक्कम्पनी किया उसको, वो तो बहुत ही गलत बात है। मतलब अब इस तरह की इंटरप्रिटेशन हमारी जो माइथोलॉजी की चीज़ें हैं उन पर होने लगी है, और उसके बाद में माइथोलॉजी पर नहीं हमारी कल्चर पर हो रही सारी चीज़ें। लेकिन आप ये देखिए सर, जैसे इन बुजुर्ग का तो भाई चलो सोशल मीडिया पे आ गया, हजारों बुजुर्गों की ऐसी कहानियां हैं सर जो किसी को पता भी नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर पिए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उन पे जुल्म भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वो सहन करके इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने यहाँ रोहतक में ताऊ देवीलाल पार्क जी, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला और उनकी बहू 2 घूमा करते थे। तो जो बहू थी उनको लकवा मार गया था, तो वो जो उनकी सास थी वो इतनी जिंदा दिल औरत थी, वो ऐसे अपनी बहू का हाथ पकड़ के उनको 1 घंटे सैर करवाती थी। तो मैं वहाँ जब बैठते थे तो एक बार शर्त लगी कि ये माँ बेटी हैं, सास बहू नहीं हो सकती भाई, इतना प्यार मतलब माँ बेटी में हो सकता है। तो जब पूछने गए तो वो ताई जी तो थी, वो हंसने लगी, बोली हैं तो हम मतलब बहू मेरी है पर बेटी जैसी है। और दुर्भाग्य से जो आंटी के पति थे उनको भी लकवा मार गया था, लेकिन वो चूंकि बुजुर्ग थे, उनके ठीक होने का वो नहीं था, तो वो बहू पे पूरी मेहनत कर रही थी। अब विडम्बनाएं देखिए सोसाइटी की। अब परसों मेरे को सांगवान अंकल हैं, वो जब हम स्टेडियम में मिले तो बोले रहे वो ताई गुजर गई भाई तेरी वाह। मैंने कहा वो कैसे गुजर गई, वो तो ठीक था, स्वस्थ है तो उनका। बोले भाई घर में कोई बात हुई और बेटे ने अपनी माँ को ठोकर मार दी।
और वो ठोकर जो थी वो इतने दिल पे ले ली उस महिला ने कि उसने इस दुनिया को समय से पहले छोड़ दिया सर। और अब आप ये देखिए, ये कहानी ना कहीं सोशल मीडिया पे, ना इसका कोई वीडियो है, लेकिन ऐसा अगर बुजुर्गों के साथ हम करेंगे और उन बुजुर्गों के साथ, और क्यों मारी ठोकर, क्योंकि वो जो उनका बेटा था वो अपनी बीवी से लड़ाई कर रहा था और वो अपनी बहू से चूंकि बहुत प्यार करती थी तो बीच बचाव कर रही थी, तो उसको गुस्से में बेटे ने ठोकर मारी और वो उसने तो फिर सर वो अपना काम तमाम ही कर लिया। तो ऐसी भी कहानियां हैं जो आती नहीं नजरों में। हाँ, आपको ध्यान होगा वो कौन थे, रेमंड ग्रुप के मालिक थे, उनके साथ क्या हुआ था? अकेलेपन में गुजारी, है ना, वो अमीर थे। तो मेरे कहने का आशय ये है, और नई पीढ़ी के लोग जो हम लोग सुनते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि बुजुर्ग तो भाई अपना दर्द भी साझा नहीं करते। और ले क्या रहा है सर, 2 रोटी और तो कोई फरमाइश ही नहीं होती, जवानी के कपड़े खत्म नहीं होते उनके। हाँ, बिल्कुल। या ज्यादा करो तो कभी उसको मेडिकल की कोई समस्या हो तो वो मतलब। तो ऐसा, मैं इसका समाधान क्या है, चीज़ें अगर हमने रोकना है गंभीरता से कि चीज़ें आगे ना बढ़ें, तो समाज को आगे आना पड़ेगा। अब जैसे ये लड़कियां हैं, अभी तक कोई ऐसा जिक्र उन्होंने नहीं किया कि हमारी कोई बहुत ही ऐसी समस्या थी कि हम नहीं आ सकते थे। ऐसे लोगों को, इस प्रवृत्ति को डिस्करेज करने के लिए समाज को कुछ करना चाहिए। डिस्करेज तो हो ही रहे हैं सर, मुझे लगता है उनका जो लड़कियां हैं, उनको जो भी जानता होगा उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये होना चाहिए। और दूसरे, मैं ये कहता हूँ ओल्ड एज में ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, सरकारें भी चाहती हैं इस तरह की हों, वो इतनी बुरी चीज नहीं है। अब तो सर ऐसा है, बहुत सारे देश में ऐसी स्पेशलाइज्ड सीनियर सिटीजन कॉलोनियां बन चुकी हैं सर, जहाँ पे जो डेवलपर हैं उनसे एक मुश्त राशि लेके उनको मेडिकल के साथ साथ सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, और वहाँ पे अकेले बुजुर्ग ही रहते हैं उन सोसाइटियों में। और कई तो मतलब बहुत करोड़ों महंगी सोसाइटी बन चुकी है इस देश में। तो ये कल्चर है आने वाला। और देखिए, बुजुर्गों की अहमियत हमेशा रहेगी। अब आप, बहुत से लोग जो अमेरिका कनाडा इधर रहते हैं, जब वहाँ उनके बच्चों के बच्चे होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है, तो या तो नाना नानी जाएंगे या दादा दादी जाएंगे। तो एक यूटिलिटी है ना, क्योंकि वहाँ इतना महंगा है बच्चा डिलीवर करना और उसको वो कर पाना, तो वो जरूरत भी उनको जोड़े रखती है। कई बार ना चाहते हुए, मतलब अंदर से वो लग रहा है कि ये सिस्टम अगर वहाँ इस तरह की फैसिलिटी सस्ते में मिल जाए तो वो प्रेफर नहीं करेंगे। वहाँ कई बार ये गैप हो जाता है जी। हाँ। कि जैसे हमारे यहाँ से कोई अमेरिका गया अपने बच्चों के पास, तो उसका बेचारे का वहाँ मन नहीं लगता जी ज्यादा दिन, मन तो यहाँ पड़ा रहता है उसका। बावजूद इसके वो ये सोच गए कि हमारा बच्चा या बच्ची वहाँ परेशान होगी, वो उस माहौल में भी जाने के लिए तैयार रहता है, वो चले जाते हैं, वो साल 6 महीने काट। तो मेरे कहने का आशय ये है, और विनम्र निवेदन मेरा ये है कि बुजुर्ग आपसे दर्द साझा नहीं करेंगे। उनके पास केवल मन है, आपके लिए बहुत कुछ करने का जज्बा है, जिसे वो कभी हेल्पलेस महसूस करते हैं कि काश मैंने जवानी में इतना कमा लिया होता कि मेरे बच्चों को अब ये दिन ना देखने पड़ते। अब सोच के देखिए क्या बात है। हाँ। तो अपनी जवानी को कोस रहा है 40 साल पहले कि काश मैंने तब ये गलती ना की होती, और ताकि वो पैसा, वो साधन मेरे बच्चों के काम आ जाते। इस तरह की सोच रखने वाला इस धरती पे कोई मिलेगा? माँ बाप के अलावा कोई नहीं मिल सकता। माँ बाप के अलावा कोई मिल ही नहीं सकता। और जो आज बच्चे हैं वो आने वाले कल के माँ बाप हैं। कहते हैं कि माँ ही सिर्फ ऐसी होती है जो ये पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं खाया, इसके अलावा वाला दुनिया में कोई ये नहीं पूछता। वो एक छोटा सा किस्सा भी बताते हैं ना कि किसी ने कहा अपने बच्चे से कि घुड़साल में जा, वहां से एक कंबल ला के अपने दादा को डाल दे। तो वो एक नहीं 2 कंबल लेकर आया। बोला दूसरे का क्या करना? बोला ये आपके लिए जब पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि एक पीढ़ी आपको ये महत्व को नहीं समझ पा रही या वो इग्नोर कर रही है, और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, क्योंकि वो तो जानते नहीं जाते, वो तो भावना के स्तर पर जीने वाले छोटे बच्चे, वो इतनी बड़ी जरूरत क्रिएट कर देते हैं कि उस बीच वाली पीढ़ी की भी मजबूरी बन जाता है। और कई बार सर ऐसे एक बुजुर्ग थे, वो उनका बेटा कुदरती दोनों ही मेरे जानकार, तो उन दोनों में डिफरेंसेज आए और अलग अलग रहने लगे। तो जब बेटे से मैंने बात की, मैंने कहा यार अंकल जी बढ़िया आदमी हैं, तुम लोग ऐसे मत करो, इनका खाना पीना तो तुम्हारे यही होना चाहिए। तो वो अपने पिताजी की उन्होंने कमियां बतानी शुरू की। तो मैंने आराम से कमियां सुनी और उनको ये बताया, देखो अंकल जी में 100 कमियां हैं, लेकिन आज के दिन तो ठीक है ना वो, तो तुम उनकी कमियों को माफ़ कर दो, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। बचपन में तुमने भी तो हजारों गलतियां तुम्हारी माफ़ हुई हैं उनके, तो तुम नहीं कर सकते ये 2-4 गलतियां। और दिक्कत ये हमारी सोसाइटी में खासकर दिक्कत ये है सर, बाप बेटा आपस में बैठ के बात ही नहीं करते सर,
संवाद नहीं है यहाँ पे। अभी आजकल ना मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, एक सरदार जी हैं, वो तो हैं तो पढ़े लिखे हैं काफ़ी, PhD किया हुआ मेरे भी दोनों ने, और वो टूरिस्ट हैं, वो घूमते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब वो इंडिया में हैं, तो वो अपने माँ बाप को और अपने सास ससुर को सबको घुमा रहे हैं, और वो उनको शिमला ले गए। तो वो कई बार मजाक में करते हैं कि ये हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं अभी भी चिंता कर रहे हैं, इतना पैसा खराब कर दिया, इतना पैसा खराब कर दिया। लेकिन बच्चों की इच्छा ये है कि इन माँ बाप ने जीवन में कुछ नहीं देखा, और आज हमारे सामर्थ्य है तो वो उनको महंगे से महंगी सारी चीज़ें दे रहे हैं। वहाँ भी 8 कमरों का कोई बिल्डिंग ली, बिल्कुल सेब के बागान के बीच में। वो बच्चे खुश हो रहे हैं कि देखो माँ बाप कितने खुश होंगे अंदर से, है ना। और ये सोसाइटी का जो अभी ताना बाना है सर, इसको देखते हुए मुझे सच बताऊं ऐसा लग रहा है मुझे एक ओल्ड एज होम खोल लेना चाहिए क्योंकि मुझे बातें करना पसंद है और बढ़िया टाइम पास हो जाया करेगा। नहीं, आप तो करते रहते हो, और आप तो बड़ा काम तो ये है कि मेरे जैसे बुजुर्ग साहब रोज ही बात करते हो। आप तो बुजुर्ग नहीं है, खैर बुजुर्ग तो सर वो है जो मन से खुद को बुजुर्ग मान ले। एक्चुअली बुढ़ापा कोई चीज ही नहीं है जी। हाँ। मैं MDU में सर 84 साल का जो आदमी है वो 5 घंटे एक्सरसाइज करता है जी वहाँ पे। बुजुर्ग तो जब होता है जब इंसान मानता है खुद को बुजुर्ग। एक साइंटिफिक बात बता दूं, एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ, हाँ। वो कॉपी करता रहता है अपने आप को, पता भी नहीं होता। इस रिसर्च से ये सिद्ध हुआ है कि आप किसी भी उम्र में कोई भी नई स्किल सीख सकते हो, चाहे 70 के हो, 80 के हो, 90 के हो। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तो बार बार ये थॉट जो है ना आपको उसी स्थिति में ले जाएगा। तो आपको बिल्कुल हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। उम्र का, शरीर की उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा नया सोचिए। और दूसरा है ना सर, हमारे जो बुजुर्ग हैं खासकर हरियाणा, ये काम करना छोड़ देते हैं जी। मतलब ये मानते हैं कि मैं 58 का हो गया, 60 का हो, मैं रिटायर हो गया। जबकि आप साउथ कोरिया में चले जाइए सर, या जर्मनी में 95 ईयर के बुजुर्ग काम कर रहे हैं सर मार्ट में जा जाके। तो उससे क्या होगा, उनका एक तो टाइम पास होगा, दूसरा उनकी अर्निंग हो रही है सर। तो जब तक हार्ड पांव काम कर रहे हैं क्यों ना काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को व्यस्त रखें और अपनी यूटिलिटी बना घर के 20 काम कर सकते हैं सर, बिल्कुल करो उनसे। और बच्चों से बहस मत करो, बस बुढ़ापे में 2 ही काम करने हैं। मतलब एक तो बहस कर लेते हैं सर, बहस करने में फिर वो ज्यादा बिगाड़ होता है उनका। अब हो सकता है दूसरा पक्ष इतना धैर्य ना हो उसमें कि वो बहस को टॉलरेट कर पाए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मुझे एक सज्जन मिले, उनकी उम्र होगी 40-42 साल की, तो उनके फादर की डेथ होगी। तो उन्होंने बताया कि बस अब ये है कि मुझे पीटने वाला कोई नहीं रहा। अब देखिए क्या कमेंट है कि मेरे पिताजी अभी भी मुझे थपड़ा देते थे, जो उसकी भाषा थी। उनको खुशी मिलती थी सर। बोला कि अब मुझे नहीं करेंगे। एक कोई कहते हैं राजा थे वो, उनका नाम घर का मंगलिया था जी। तो उनके पिताजी मरे तो वो जार जार करके रो रहे थे बहुत पूरे। तो किसी ने कहा कि आप राजा हो, ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। बोला यार मैं राजा तुम्हारे लिए हूँ, उनके लिए तो मंगलिया था। और किसकी हिम्मत है जो मुझे मंगलिया कह के पुकार ले उनके अलावा। तो ये चीजें मतलब बुजुर्गों के साथ हमारे इस कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े शायर हुए हैं, मोहम्मद इकबाल। तो जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो उनसे पूछा कि भाई आप कुछ असर नहीं हो रहा आप? बोले माँ बूढ़ी थी, चली गई, बस अब एक ही अफसोस है कि इकबालू कहने वाली कोई नहीं रही। सब मुझे इकबाल साहब कहते हैं। तो बुजुर्गों की जो कमी है दोस्तों, वो उनके जाने के बाद महसूस होती है। बिल्कुल। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे दर्शक होंगे जो अपने माँ बाप से बेनता प्यार करते होंगे, उनकी देखभाल करते होंगे। लेकिन फिर भी ये वीडियो अगर कहीं तक पहुंचता हो और अगर माँ बाप के और बच्चों के बीच में कहीं कड़वाहट है, तो मेरी ये निजी व्यक्तिगत सलाह है कि उसको बैठ के दूर करिए। और ये जब दुनिया से चले जाएंगे ना, बहुत याद आएंगे, और इसलिए इनकी देखभाल करिए। जवानी में जब हम घर बसाते हैं तब ये प्लानिंग भी साथ में करिए कि हमें माँ बाप के साथ रहना है, और अगर नहीं रहना है तो उनके बुढ़ापे की व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम भी दुनिया में नहीं आते। तो और हमारा समाज इतना निष्ठुर नहीं हुआ है कि हम बुजुर्गों को अकेला छोड़ दें। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और बढ़ेगी ही, क्योंकि जनसंख्या संतुलन ऐसा ही बन रहा है कि अब लेट शादियां हो रही हैं, लेट बच्चे हो रहे हैं, तो बुजुर्ग भी जल्दी बनेंगे अब। तो बुजुर्गों की इन चुनौतियों का सामना सरकार को भी करना है और समाज को भी करना है। लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये सुनिश्चित करिए कि घर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में भी कोई बुजुर्ग जिसको हमारी ज़रूरत हो तो उसकी मदद के लिए तत्काल हाजिर हो जाइए।
और ये जो सोनीपत का केस है, इसकी थू इसलिए हो रही है कि हमारे समाज में अभी संवेदनाएं बची हुई हैं, अभी हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं, इसलिए, नहीं तो कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता अगर ये एक घटना मायने नहीं रखती तो। लेकिन ऐसी घटनाएं अब आगे ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है और अपने माँ बाप की स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सी जिम्मेदारी हमें निभानी होगी, सारे काम करने होंगे और हमें भी बूढ़ा होना है। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि हमें भी बूढ़ा होना है। जब अगर ये सवाल हम खुद को याद दिला देंगे तो हमें हर बुजुर्ग अच्छा लगने लगेगा। और सलाह अगर आपको लेनी है किसी से ज़िंदगी में तो बुज़ुर्गों से लीजिए, क्योंकि उनकी सलाह में कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इसलिए अपनी सलाह लेने के लिए किसी एक बुज़ुर्ग को चुनिए। बदलते हुए समाज में हमारे चीज़ें बदलेंगी दोस्तों, लेकिन हमें नहीं बदलना है, हमें काइंड रहना है और उन बुज़ुर्गों से प्यार करना है। आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करना। समाज पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है, लेकिन बीच में समाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज ही नहीं बचेगा तो पॉलिटिक्स कहाँ बचेगी। तो इसलिए सामाजिक बनिए, फिर राजनीतिक बनिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती।